मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। रामचंद्र जी घर के आंगन में इस दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर बिना कपड़ों के लेटे हुए थर थर कांप रहे थे। उनके बदन पर कपड़ों के नाम पर सिवाय बचाने के कुछ भी नहीं था। बहू ने रात बिस्तर पर लेटने पर इतना मारा कि उनके शरीर पर मार के पड़े निशान अपना दर्द बयां कर रहे थे। और बेटे ने तो उनके बदन से कपड़े भी नोच डाले थे। वह छोटे से अखबार से कभी अपने बदन को ढकते तो कभी उसको नीचे बिछाकर अपने शरीर को ठंड से बचाने की कोशिश करते, पर उनकी सारी कोशिश नाकाम रही। तभी उन्हें आंगन में तार पर सूखती हुई एक कमीज दिखाई दी, तो उसे उतारकर उन्होंने पहन ली और पूरी रात ऐसे ही एक कोने में ठंड से सिकुड़ते हुए बैठे रहे। अपनी इस हालत पर उनकी आंखों से बार बार आंसू भी आ रहे थे। जैसे तैसे रात कटी, पर सुबह जब बहू ने ससुर को पति की कमीज पहने देखी तो गुस्से से तमतमाते हुए आई और पास पड़े डंडे से रामचंद्र जी को मारने लगी। बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमीज को पहनने की? रामचंद्र जी दर्द से तिलमिलाते हुए बोले, बहू मत मारो मुझे, बहुत ठंड लग रही थी। देखो मेरा पूरा बदन बुखार से कांप रहा है। रामचंद्र जी रोते हुए किसी छोटे बच्चों की तरह अपना हाथ आगे करते हुए बोले, दूर रहो बूढ़े मुझसे, वरना तेरी बीमारी मुझे भी लग जाएगी। इतने में बेटा भी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंचा और पिता को देखकर चिल्लाता हुआ बोला, पापा यह क्या कर दिया आपने? कल ही मैं 20,000 की यह नई कमीज खरीद कर लाया था। इसे पहनकर आज एक अपार्टमेंट मीटिंग में जाना था, लेकिन मेरी पूरी मीटिंग का सत्यानाश कर दिया आपने। अब आप एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकेंगे। रामचंद्र जी रोते हुए बहू बेटे के कदमों में गिर गए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा इस हालत में मुझे बेघर मत करो। मैं यह कमीज धो दूंगा और दोबारा से कोई गलती नहीं करूंगा, पर इस घर से मत निकालो। तो निधि तमतमाते हुए बोली, चुप कर बूढ़े, थक गए हैं तेरे इस बीमारी का इलाज करवाते करवाते, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे हम। निधि ने तुरंत घर के नौकर को आवाज लगाई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, रामू इस बुढ़े को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल, और हाँ याद रहे, हाथ मत लगाना, वरना तुझे भी इसकी बीमारी लग गई तो तेरी भी नौकरी से छुट्टी कर दूंगी। रामचंद्र जी की ऐसी हालत देखकर रामू की भी आंखें भर आईं। रामू हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी आप यहाँ से चले जाइए। रामचंद्र जी रामू की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगे और वहां से जाने लगे तो बेटा पीछे से तमकते हुए बोला, बूढ़े इस कमीज को तो यहीं उतार कर जाओ, इतने महंगे कपड़े पहनने की तेरी औकात नहीं है। सब कुछ छीनने के बाद अब बेटे ने पिता के बदन से कपड़े भी छीन लिए थे। रामचंद्र जी बेटे की कमीज को वहीं उतारकर बिना कपड़ों के रोते हुए वहां से चले गए। कई दिनों तक दर दर भटकते हुए एक सड़क किनारे वह अपने जैसे लोगों के साथ उन्हीं की झुग्गी झोपड़ी के पास जमीन पर सड़क किनारे रहने लगे थे। सब लोग उनके कोढ़ की बीमारी के कारण उनसे दूर दूर ही रहते थे। आज 5 दिन से भूखे प्यासे रामचंद्र जी उस फुटपाथ पर लेटे थे कि तभी अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। अरे चलो चलो मैडम जी खाना लेकर आई हैं। एक 22 से 23 साल की लड़की अपनी माँ के साथ उस गरीब लोगों के लिए खाना लेकर आई थी। सभी को खाना दिया जा चुका था। रामचंद्र जी जब तक वहां पहुंचे तब तक सारा खाना बढ़ चुका था। वह दूर से ही निराश होकर वहां से चल दिए, पर भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। रास्ते में कोई ठेले पर कुछ खाता हुआ दिखाई दिया, तो उसे देखकर अब रामचंद्र जी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह उसकी प्लेट छीनकर वहां से भागने लगे, तो सभी लोग उन्हें पकड़कर मारने लगे थे। बूढ़े चोरी करता है,
शर्म नहीं आती। चारों तरफ से लोगों ने उन्हें मारे ही जा रहे थे कि तभी वहां एक लड़की पहुंची और उनकी तरफ उठने वाले हाथ को वहीं रोक दिया और चिल्लाते हुए बोली, खबरदार अगर किसी ने इन पर हाथ भी उठाया तो। शर्म नहीं आती हाँ एक बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाते हुए। रामचंद्र जी डर के मारे उस लड़की के पीछे सर नीचे करके बैठ गए। उस भीड़ में उस लड़की की माँ भी उसके पीछे पीछे आ पहुंची और बोली, अरे बेटा, तू क्यों दूसरे के फटे में टांग अड़ा रही है? अगर कोई चोरी करेगा तो लोग तो मारेंगे ही। उसकी आवाज को सुनकर रामचंद्र जी ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उनके होश उड़ गए। आज बरसों बाद अपनी पत्नी को सामने देखकर बिलख बिलख कर रो पड़े। सावित्री जी की आंखें भी लगातार आंसुओं से बहे जा रहे थे और अनायास ही उनके मुंह से निकला, आप। वह जैसे ही उनके करीब आने लगी, रामचंद्र बाबू दूर से ही बोले, नहीं सावित्री, मुझे हाथ मत लगाओ, वरना मेरी क्या बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। सबने मुझे ठुकरा दिया है, तुम भी मेरे पास मत आना। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सावित्री जी से रुका नहीं गया और उन्होंने रामचंद्र जी को गले से लगा लिया। उन दोनों का मिलन देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गई थीं। कैसे हैं जी आप, और आपकी यह हालत कैसी हुई? रामचंद्र जी बोले, सावित्री, बहुत भूख लगी है, क्या फिर से तुम्हारे हाथ का खाना मिलेगा? जब से तुम गई हो एक एक दाने के लिए तड़प गया हूं मैं। सावित्री जी उन्हें अपनी बेटी के साथ घर लेकर आई और रामचंद्र जी को पेट भरकर खाना खिलाया। रामचंद्र जी खाना खाकर हैरानी से बोले, पर सावित्री, तुम जिंदा हो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? और यह तुम्हारी बेटी कौन है? सावित्री जी बोली, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, पर आपकी यह हालत कैसे हुई? कहीं आपको भी मेरी तरह बेटे बहू ने? रामचंद्र जी बोले, सावित्री, तुम्हारे जाने के बाद बेटे बहू ने मुझे। कहते कहते वह अपने अतीत में खोए चले गए। अरे पापा जी, मम्मी जी रही है नहीं है तो आप बहुत आलसी हो गए हैं। कम से कम छुट्टियों के दिन तो घर का काम कर लिया कीजिए, आखिर आपको काम ही कितना रहता है। मैं तो कहती हूँ कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लीजिए, पूरे दिन इधर उधर घूमकर शाम होते ही घर चले आते हैं और पूरे दिन चाय पीते रहते हैं। कम से कम बाहर कुछ काम करेंगे तो 2 पैसे आ जाएंगे और आपका भी वक्त कट जाएगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए और जल्दी से चिंटू और बबलू को बस स्टॉप से छोड़ दीजिए। गुस्से में बड़बड़ाती निधि अपने ससुर रामचंद्र जी को सुनाकर कहती है। रामचंद्र जी भी चुपचाप बहू को देखते तो कभी अपने बेटे को दोनों पोतों का बैग उठाया और चल दिए बस स्टॉप की तरफ। उनके जाते ही उनका बेटा पंकज निधि से बोला, 6 महीने बाद पापा की नौकरी भी खत्म हो जाएगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पूरे दिन घर में बैठे रहेंगे और बचपन की तरह दिन भर नसीहत देते रहेंगे और भी छुट्टी का दिन मेरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। निधि बोली, आप चिंता मत करो, पिछली गली में मेरे पुराने मोहल्ले के चाचा जी रहते हैं, उन्होंने दुकान खोली है, दुकान पर बैठने के लिए एक आदमी ढूंढ रहे हैं, पापा जी को वहीं बैठा देती हूँ। लोगों के बीच बैठेंगे तो उनका समय भी कट जाएगा और घर खर्चे में हाथ भी बटा देंगे। मैं जानती हूँ आपसे तो नहीं हो पाएगा, मैं उनसे बात करूंगी। सामने जब निधि के ससुर रामचंद्र जी दफ्तर से लौटे तो उन्हें चाय देते हुए निधि बोली, पापा जी, 6 महीने बाद तो वैसे भी आप रिटायर हो जाएंगे, तो फिर दफ्तर अभी से क्यों नहीं छोड़ देते? पैसे भी मिल जाएंगे, उसके बाद पेंशन तो आएगी ही, और अगर काम करने की इच्छा है तो उसका इंतजाम भी मैं कर दूंगी। आप दफ्तर वालों को चिट्ठी लिख दीजिए कि आप अगले हफ्ते से नहीं आएंगे और आपको आपका नया काम मैं बता दूंगी। इतना कहकर निधि ने उनसे दुकान की बात छेड़ी। रामचंद्र जी बोले, बहू, तुम चाहती हो इतनी इज्जत की नौकरी छोड़कर मैं दुकान पर बैठूं?
तभी पंकज वहां आया और बोला, पापा आप निधि की हर बात को दूसरा मतलब क्यों निकालते हैं? अरे नौकरी छोड़ने से हमारा ही फायदा है, वैसे भी सारे पैसे आपको जोड़कर मिल जाएंगे, फिर बैठकर आप क्या करेंगे? अभी इसके चाचा जी को एक आदमी की जरूरत है, हो सकता है बाद में जरूरत ना हो, फिर क्या आप घर बैठकर रोटियां तोड़ेंगे? निधि जो कह रही है आप बस उतना कीजिए। इतना कहकर दोनों वहां से निकल गए। रामचंद्र जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते हुए नम आंखों से बोले, सावित्री तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही इन लोगों ने परिवार की तरह मेरा साथ दिया था, फिर मुझे यह लोग बोझ समझने लगे हैं, हर समय अपने फायदे की बात सोचते हैं, मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं करते। याद है तुम्हें, जब पंकज बीमार पड़ता था तो पूरी रात उसके सिराने बैठकर मैं रातें बिताता था। आज वह बेटा मेरी नौकरी छोड़ाकर मुझे मजदूरी करवाना चाहता है। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। क्या बिना पत्नी के इस वृद्ध व्यक्ति की यह कुछ ऐसी हालत हो जाती है जब वह बेटे बहू पर दो रोटी के लिए आश्रित हो जाता है? सोचा जाए तो वह अपना इंतजाम खुद कर सकते थे, पर इस उम्र में वह सबके साथ रहना चाहते थे। यही मोह माया बूढ़े माता पिता से उनके स्वाभिमान आत्मसम्मान को छीन लेता है। आखिरकार रामचंद्र जी मजबूरी से ही सही अब बेटे बहू की बात मान ली और एक हफ्ते बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और अपनी बेटी ममता के लिए नया मकान खरीदा, यह सोचकर कि बेटे बहू खुश हो जाएंगे। यह बात सुनकर निधि के तन बदन में आग लग गई और वह उनसे नाराज रहने लगी और निधि ने रामचंद्र जी को मजबूरी करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जो आदमी कभी दफ्तर में हाथ में कलम पकड़ता था आज अनाज की बोरी उठा रहा है। दिन रात बेचारे काम करते थे। सुबह नौकरानी के हाथों वह 2 रोटी और सूखी सब्जी भिजवा देती थी। उसी पर वह सुबह से शाम तक काम करते थे। एक रविवार की छुट्टी मिलती थी, वह भी दिन निधि से नहीं देखा जाता था। एक रोज निधि पंकज से बोली, आज रविवार है, अब क्या पापा जी पूरे दिन घर रहेंगे और उनकी सेवा मुझे करनी होगी। सुनो जी, मुझे यह सब नहीं होगा। जिंदगी भर जो कमाते आई हैं वह तो आपकी माँ के हाथ में देते आए हैं और रिटायरमेंट के पैसे से 2 मकान क्यों खरीदा? मैं कहती हूँ आपकी बहन ममता को इनके पैसों में क्या ही हक है? वह तो आप विदेश में जाकर बैठ गई हैं और जब दान दहेज देकर बेटी को विदा कर दिया तो उसके लिए मकान खरीदने की क्या जरूरत थी? जाकर रहे अपनी बेटी के पास, वहीं करे उनकी सेवा। पंकज बोला, और अब पापा रिटायर हो गए हैं तो यकीनन इसी घर में रहेंगे, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तुमने देखा होगा मैंने उन्हें कितना समझाया, पर उन्होंने कहा कि माँ की यह अंतिम इच्छा थी कि वह अपने पैसों से अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करें। तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? तुम ही बताओ, और यह घर भी उनका ही है, तो इस घर से हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? निधि बोली, वह सब तो ठीक है, उनको नौकरी छोड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। आपने गौर किया है 3 महीने तो वह ठीक ठाक रहे, पर पिछले 3 महीने में से देख रही हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैं तो कहती हूँ एक बार टेस्ट करवा दो, कहीं कुछ ऐसी वैसी बीमारी निकली तो हम सब लपेटे में आ जाएंगे। पंकज बोला, अच्छा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल ही उनका पूरा चेकअप करवाता हूँ। लंबे कदमों से पंकज रामचंद्र जी के कमरे में गया और बोला, पापा मैंने सुना है कई महीनों से आपको सर्दी बुखार और खांसी रहता है, इसी कारण से चाचा भी आपको दुकान पर आने से मना कर रहे हैं। कल जाकर आप अपना सारा टेस्ट करवाइएगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी बीमारी निकल जाए जिससे मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़े। इतना कहकर बात चला गया और रामचंद्र जी बोले, लगता है पंकज को मेरी चिंता है, पर यही बात प्रेम से भी तो कर सकता था, पर कोई बात नहीं,
उसने मेरे बारे में सोचा, इतना ही मेरे लिए बहुत है। रामचंद्र जी यह सोच सोच कर खुश हो रहे थे और अगले दिन जाकर उन्होंने अपना सारा टेस्ट करवाया। अगले ही शाम पंकज को रिपोर्ट आ गया। पढ़कर वह सन्न हो गया कि उसके पिता HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ने कहा है यह लाइलाज बीमारी है, लेकिन यह छूत की बीमारी नहीं है। बस आप लोगों को इनका विशेष ध्यान रखना होगा। फिर क्या था, कुछ दिनों दिन रामचंद्र जी से बेटे बहू सब दूर होने लगे। एक सुबह वक्त बगीचे में टहल रही थी। मन में कुछ चल रहा था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सब कुछ अपना बेटे को सौंप दिया था। बस समय किसी तरह कट रहा था। हाँ, बेटे बहू की अंतिम इच्छा पूरी करके अब बस पोते पोतियों के साथ अपना समय बिताने लगे। परंतु जब डॉक्टर ने उनकी बीमारी की बात बताई, पंकज और निधि का व्यवहार उनके प्रति बदल गया था। अब जब कभी वह बच्चों के पास जाते, निधि उन्हें 4 बातें सुनाकर बच्चों से दूर कर देती। बच्चों को उनके निकट तक भटकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि भोजन भी नौकरों के हाथ उनके कमरे में भिजवा देती थी। आज तक रामचंद्र जी ने अपने बल पर अपना मकान, गाड़ी, जो भी संपत्ति अर्जित की थी, आज वह सब व्यर्थ लगने लगा था। जिनके लिए उन्होंने सब कुछ अर्जित किया, आज उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो लोग। एक दिन टहलते टहलते वह बेटे बहू के खिड़की के पास से गुजर रहे थे, तो बहू की फुसफुसाहट भरी बातचीत सुनकर उनके कदम वहीं रुक गए। निधि बोली, देखो, तुम्हारे पिताजी की बीमारी चाहे छूत की हो या ना हो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरा मानो तो उन्हें अच्छे से वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। हमारे पास रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पर उन पर अब पैसा लगाने से क्या ही फायदा होगा। मेरी बात मानो, इससे अच्छा है उन्हें हम वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कभी कभी तुम जाकर मिल लेना। मैं सोचती थी बूढ़ा हो रिटायर हो जाएगा तो कुछ काम आएंगे, पर अब यह हमारी किसी काम में नहीं है, तो बेहतर है इस बेकार इंसान को अपने घर से बाहर निकालो। पंकज बोला, तुम सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। देखा जाए तो सच में अब वह हमारे किसी काम के नहीं है। पंकज की बातें जब रामचंद्र जी के कानों में पड़ी, उस पर निधि की बातों ने उनके चलते हुए कदमों को शिथिल होने पर मजबूर कर दिया और वह कमरे में जाकर निढाल बैठ गए। अगले दिन किसी से उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। सुबह से शाम हो चुकी थी, तो रामचंद्र जी ने रसोई में जाकर 2 रोटी निकाल कर खा ली। इस पर बहू ने उन्हें बहुत मारा और घर से निकाल दिया। सावित्री अपने पति की सारी घटना सुनकर सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी। पर सावित्री जी, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? सावित्री जी बोली, आप जानते हैं उस दिन मैं बेटे बहू के साथ वैष्णो माता के दर्शन करने गई थी, तो रास्ते में ही हमारी गाड़ी पलट गई थी। मैं कार से दूर खाई में जाकर गिर गई और बेटा बहू ने मुझे ढूंढा तक नहीं, वहीं छोड़कर घर आ गए। वह तो शुक्र है इस बिटिया का जिसने मुझे खाई से निकाला और अपने घर ले आई। यह सब बातें सुनकर रामचंद्र जी का खून खौल उठा। सावित्री जी ने पति का इलाज और परहेज दोनों साथ साथ किया, तो उनको आराम दिखने लगा। एक दिन वह दोनों वापस घर लौटे, तो देखकर बेटे बहू पर सावित्री जी की बरसों बाद अपने घर को देखकर आंखें भर आईं। वह रामचंद्र जी को कमरे में आराम करने को कहकर रसोई में उनके लिए कुछ बनाने लगी कि तभी बेटा बहू घर लौटे तो समझ गया कि कुछ तो पिता ने जरूर किया है। नहीं तो इतना डरे सहमे रहने वाले व्यक्ति दोबारा हिम्मत नहीं होती घर में कदम रखने की। निधि बोली, कहीं ऐसा न हो कि बूढ़े ने पुलिस में हमारी शिकायत कर दी हो। तुम जाकर प्यार से बात करो और हाँ, जरा दूर ही रहना। पंकज नीचे निगाहों से उनके कमरे में प्रवेश किया, तो रामचंद्र जी अब दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। पंकज को देखकर वह झूठ का अभिनय करते हुए बोले, आओ पंकज, कहो, बड़े परेशान से दिख रहे हो आज, कुछ कहना चाहते हो?
पंकज बोला, हाँ पापा कुछ कहना था, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। रामचंद्र जी बोले, बेटा अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे कमरे में आ गए, अब यह मेरा घर तो मुझे लौट कर यहीं आना था। अच्छा हुआ तुम खुद मेरे कमरे में आ गए, मैं भी तुम लोगों के आने का इंतजार ही कर रहा था। मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी थी, पर तुम अपनी बात कहो पंकज। पंकज बोला, नहीं नहीं कहिए ना, क्या कहना चाहते थे आप। इतना कहकर वह बगल की कुर्सी खींचकर अपने पिता से थोड़ा दूरी होकर बैठ गया। रामचंद्र जी दूर बैठे बैठे बेटे को देखकर बोले, तुम तो पहले ही मुझे बहुत दूर जा चुके हो, अब और कितना दूर जाओगे। बात यह है कि मैं अपना शेष जीवन अपने जैसे असहाय, बेसहारा और अक्षम बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूं, क्योंकि अब तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। कहीं मेरी बीमारी तुम्हें लग गई और ना ही अब मैं तुम्हें पैसे भी कमा कर दे सकता, नहीं तुम्हारे लिए मजदूरी कर सकता, फिर तुम लोगों के साथ रहकर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बस इसीलिए यह कहने आया था। रामचंद्र जी की आधी बातें सुनकर पंकज मन ही मन फूले नहीं समाया, पर दिखावे के लिए उसने पिता से कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे मन में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। हमने आपके साथ जो किया उसके बाद हमें बहुत दुख हुआ, हमने अपने आपको बहुत ढूंढा। रामचंद्र जी बोले, अरे नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे यहाँ रहने में भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ अपने रहने की व्यवस्था कहीं दूसरी जगह कर लो। मैं इस बंगले को वृद्धाश्रम का रूप देने के लिए निर्णय दे चुका हूँ, ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहकर जिंदगी भी जी सकूं, क्योंकि इस घर में मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई है, तो मैं इस घर को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, तुम अब जा सकते हो, और जितनी जल्दी घर को खाली कर दो उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी को कोई तकलीफ हो। इतना कहकर रामचंद्र जी अखबार पढ़ने लगे। निधि जो सारी बात पता चली, उसने बहुत हंगामा किया और रामचंद्र जी पर जैसे ही हाथ उठाने को चली, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर एक तमाचा निधि के गाल पर जड़ दिया। माँ को सामने देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ आप? सावित्री जी बोली, हाँ मैं, जिसे तुम खाई में छोड़कर चले आए थे, और आज वही माँ तुम्हारे सामने तुम्हारा काल बनकर खड़ी है। निकल जाओ मेरे घर से। निधि बोली, बुढ़िया तुझे मरने के लिए छोड़कर आए थे ताकि तुझसे पीछा छूट सके, लेकिन तू फिर भी बची गई आखिर, और इस बुड्ढे को भी पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आई। सावित्री जी ने दूसरा तमाचा भी बहू के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, अगर एक शब्द भी मेरे पति के खिलाफ निकाला तो वरना 1 मिनट नहीं लगेगी तुम दोनों को जेल की हवा खिलाते हुए। उसके बाद रामचंद्र जी ने सचेत किया कि अगर तुम लोग इज्जत से जाना चाहते हो तो बेहतर है, वरना मैं पुलिस को अभी बुला लेता हूँ। पंकज अपने पिता को जानता था कि वह बहुत कम बोलते हैं, पर जब भी बोलते हैं तो उनकी आखिरी फैसला होता है। तो उसने समझदारी दिखाई और निधि को कहा, यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है, मगर इज्जत भी चली जाएगी। आखिर पंकज को खाली हाथ झुकाए उस घर से निकलना पड़ा। अब तो वह किसी को भी बता नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पिता ने उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए क्यों कहा। पर रामचंद्र जी ने अपने घर को आधा किराए पर दिया और अपनी पत्नी और उस बेटे के साथ खुशी से रहने लगे। विदेश में रहती उनकी बेटी को जब पता चला तो उसने भी भाई भाभी को खूब खरी खोटी सुनाई और पिता का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाया। 1 साल का इलाज के बाद रामचंद्र जी बिल्कुल ठीक हो गए और उसने अपनी सारी जायदाद अपनी उस बेटी के नाम कर दी जिसने उन्हें नया जीवन दान किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।